दोस्तों, जापान की प्रधानमंत्री की सफल भारत यात्रा के बाद अब चीन की तरफ से बड़ा ही तीखा रिएक्शन सामने आया है और जापान के खिलाफ कई बड़े कदम चीन की तरफ से उठाए गए हैं और ये सभी घटनाएं पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है। अब आप इसे जापान की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी। सबसे पहले देखिए सीएनए का आर्टिकल, चाइना सेज जापान इंडिया कोऑपरेशन शुड नॉट टारगेट बीजिंग। इसके अलावा एशियाई बिजनेस डेली का आर्टिकल देखिए, ये कल की ही न्यूज है, डोंट ट्रेवल टू जापान, चाइनीज टूरिस्ट शिफ्ट टू साउथ कोरिया। इसके अलावा तीसरा आर्टिकल देखिए, चीन की तरफ से अपने फ्लाइंग बॉम्बर्स को जापान की सीमा के पास भेजा गया है। इसके अलावा जापान के बिजनेसमैन वगैरह को डिटेन किया जा रहा है। साथ ही 4 फर्म को ब्लैकलिस्ट और रियर अर्थ मिनरल्स पर बैन भी चाइना की तरफ से जापान के ऊपर लगाया गया है। ये सभी घटनाएं पिछले 24 घंटे की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान के खिलाफ चाइना किस तरह से प्रेशर टैक्टिक लगा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और भारत जापान की दोस्ती से क्यों आखिर चीन चिढ़ा हुआ है, चलिए इसको समझते हैं। दरअसल भारत और जापान की हालिया उच्च स्तरीय बैठक सिर्फ एक सामान्य राजनयिक मुलाकात नहीं थी। इस दौरे में निवेश, तकनीक, रक्षा, सेमीकंडक्टर, स्किल डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। यही वजह है कि इस मुलाकात पर सिर्फ भारत और जापान ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर थी। सबसे पहले समझते हैं कि जापान आखिर भारत की तरफ इतना ध्यान क्यों दे रहा है। इसका जवाब जापान की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति में छिपा है। जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन उसके पास ना पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है, ना तेल के बड़े भंडार और ना ही खनिज संपदा। यहाँ तक कि खेतों के लिए भी सीमित जमीन उपलब्ध है। इसके बावजूद जापान ने तकनीक, अनुशासन और नवाचार के दम पर खुद को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाया, लेकिन आज उसे अपनी औद्योगिक ताकत बनाए रखने के लिए भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है और भारत इस सूची में सबसे ऊपर दिखाई देता है। दूसरी तरफ भारत के पास वह सब कुछ है जिसकी जापान को जरूरत है। विशाल बाजार, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, खनिज संसाधन और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था। यानी जहां जापान तकनीक और पूंजी ला सकता है, वहीं भारत उत्पादन, श्रम शक्ति और बड़ा उपभोक्ता बाजार उपलब्ध करा सकता है। यही वजह है कि दोनों देशों की साझेदारी केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद मजबूत मानी जाती है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने निवेश बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। जापान पहले से भारत में मेट्रो परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में निवेश कर रहा है। अब बातचीत का दायरा सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप्स और नई तकनीक तक पहुंच चुका है। अगर ये सहयोग तय योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ता है तो भारत की औद्योगिक क्षमता को बड़ा फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वह है चीन। पिछले कुछ वर्षों में चीन और जापान के रिश्तों में कई बार तनाव देखने को मिला। पूर्वी चीन सागर में समुद्री विवाद, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और क्षेत्रीय प्रभाव की प्रतिस्पर्धा दोनों देशों के बीच बनी हुई है। वहीं भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद ने रिश्तों को प्रभावित किया है। ऐसे माहौल में जब भारत और जापान लगातार अपने संबंध मजबूत करते हैं तो चीन स्वाभाविक रूप से इस पर करीबी नजर रखता है। इसी कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र का मुद्दा इस बैठक में भी महत्वपूर्ण रहा। भारत और जापान दोनों लंबे समय से एक ऐसे इंडो पैसिफिक की बात करते हैं जहां समुद्री व्यापार सुरक्षित रहे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान हो और किसी एक देश का दबदबा ना हो। ये सोच दोनों देशों को रणनीतिक रूप से और करीब लाती है। हालांकि चीन इस अवधारणा को अपने नजरिए से देखता है और कई बार इस पर अपनी आपत्तियां भी जाहिर कर चुका है। रक्षा सहयोग भी दोनों देशों के रिश्तों का अहम हिस्सा बन चुका है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक और नियमित सुरक्षा वार्ताएं लगातार बढ़ रही है। हालांकि भारत और जापान दोनों ये स्पष्ट करते रहे हैं कि उनका सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षित समुद्री मार्गों को सुनिश्चित करने के लिए है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत और जापान के रिश्ते अचानक मजबूत नहीं हुए। पिछले कई दशकों में दोनों देशों के बीच विश्वास लगातार बढ़ा है। जापान ने भारत के आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा जापानी कंपनियों ने भारत में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत और जापान का सहयोग और तेजी से बढ़ सकता है। इससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ मिलेगा और वैश्विक कंपनियों के लिए चीन के अलावा वैकल्पिक उत्पादन केंद्र भी
विकसित हो सकते हैं। यही वजह है कि इस यात्रा को सिर्फ निवेश या व्यापार के नजरिए से नहीं देखा जा रहा, इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है। वहीं जापान भी ऐसे भरोसेमंद साझेदारों के साथ काम करना चाहता है जिनके साथ दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग संभव हो। कुल मिलाकर यह यात्रा भारत और जापान के रिश्तों में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। निवेश, तकनीक, रक्षा, सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आने वाले वर्षों में दोनों देशों के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। वहीं चीन इस पूरे घटनाक्रम पर इसलिए नजर रखे हुए है क्योंकि एशिया में बदलते समीकरण भविष्य की शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। पहली बार जापान के साथ हुए रक्षा डील से भी चीन खुश नहीं है। बहरहाल भारत जापान की दोस्ती और चीन से आया इस तरह का रिएक्शन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।